Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today I will explain you about the famous classical theory of output and employment. बच्चों, आज हम रोजगार एवं उत्पादन के प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको से का बाजार नियम, सेज लॉ ऑफ मार्केट, जो कि एक महत्वपूर्ण पिलर है, आधार है प्रतिष्ठित विचारधारा का, उसके बारे में समझाया था। आज हम इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। The classical economists believed in the existence of full employment in the economy. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की अवस्था विद्यमान रहती है। To them, full employment was a normal situation and any deviation from this regarded as something abnormal. उनके अनुसार पूर्ण रोजगार की अवस्था सामान्य अवस्था है और इस अवस्था से अगर अर्थव्यवस्था थोड़ा भी डेविएट करती है या विचलन करती है तो वो असामान्य अवस्था के रूप में सामने आती है। The tendency of the economic systems is to automatically provide full employment. और यह माना गया कि जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको स्वचालित रूप से या ऑटोमेटिकली पूर्ण रोजगार की अवस्था में माना जाता था। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, वो हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की अवस्था, बार्टर सिस्टम, उस समय मनी को भी लिया गया है, इसमें प्रतिष्ठित विचारधारा के अकॉर्डिंग लिया गया है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही माना है और कुछ हद तक इसमें वस्तु विनिमय का भी योगदान है। क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, अर्थात विदेशों से आयात निर्यात की अवस्था को यहाँ पर नहीं माना गया है। सेल्फ एडजस्टिंग, स्वतः ही यह एडजस्ट होने वाली प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। लेजर स्फीयर, गवर्नमेंट का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। फिर हमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में सेज लॉ ऑफ मार्केट को फिर से देखना होगा। इसमें बहुत बेसिक सा है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। अब कैसे? प्रोडक्शन क्रिएट्स डिमांड फॉर गुड्स, जब उत्पादन होता है किसी भी वस्तु और सेवा का उसके लिए मांग उत्पन्न होती है। जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, सामान्य अति उत्पादन की अवस्था यहाँ पर नहीं मानी गई है। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी, बचत में और निवेश में समानता मानी गई है और बचत और निवेश ब्याज की दर के फलन के रूप में लिए गए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिटरमाइंड इज एज डिटर्मिनेंट फैक्टर, और इनके लिए जो मैंने अभी बताया ब्याज, बचत और जो आपका निवेश है वो किसका फलन है? ब्याज की दर का। और लेबर मार्केट के बारे में एनालिसिस करेंगे हम कि श्रम बाजार कैसे कार्य करता है। अब यहाँ देखिए, सेज लॉ ऑफ मार्केट में भी एक सर्कुलर फ्लो है, चक्रीय प्रवाह है। जैसे मान लीजिए आउटपुट, उत्पादन हुआ तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई, उत्पादन जैसे ही होगा तो वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति व्युत्पन्न होगी, फिर उससे इनकम जनरेट होगी और जो इनकम जनरेट हुई है वो या तो कंजम्पशन में लगेगी या इन्वेस्टमेंट में लगेगी। तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वापस से किसको जनरेट करेगा? आउटपुट को। तो इस तरीके से एक सर्कुलर फ्लो जनरेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी के दो मेन मान्यताएं या जो पिलर थे वो क्या थे। रिचर्ड टी फ्रॉयन के अनुसार उत्पत्ति व रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत में दो मान्यताएं निहित है। वो दो मान्यताएं क्या हैं? कीमतें व मजदूरी पूर्णतः लोचदार होती है, अर्थात प्राइसेस और वेजेस, इनमें प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होगा। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, जहाँ हम लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम और संपूर्ण क्लासिकल मॉडल का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। बाजार में जो भागीदार हैं अर्थात श्रमिक हैं या कोई भी जो बाजार को नियुक्त करते हैं, उनकी कीमतों की पूरी जानकारी होगी। परफेक्ट कंपटीशन की तरह यहाँ पर पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ उत्पत्ति व रोजगार के संतुलन के संबंध में तीन
संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इस जो कंसेप्ट है, ये जो थियोरी है, इसमें हमें 3 चीज़ों को पहले पढ़ना है, फिर इनकी 8 इक्वेशंस हैं वो भी देखनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे समग्र उत्पादन फलन, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। ध्यान से सुनिए आप इस चीज़ को, समग्र उत्पादन फलन, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। और ये किस रूप में व्यक्त किया गया है, इसका इक्वेशन क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ k कांस्टेंट कॉमा n। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देनी है कि y क्या है, उत्पत्ति की मात्रा, k क्या है, पूंजी की मात्रा, n है श्रम की मात्रा। और यहाँ पर यह चीज़ को ध्यान से देखिए कि जो पूंजी की मात्रा है उसे हमने स्थिर माना है, कांस्टेंट है, ठीक है। के को स्थिर रखने पर उत्पत्ति की जो मात्रा है उस पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो किस चीज़ का पड़ रहा है, श्रम की मात्रा के परिवर्तन का। मतलब चेंजेस इन लेबर आर प्लेइंग एन important effect on the changes in the production level because the quantity and amount of capital is being constant, उसे स्थिर रखा गया है। फिर देखिए लेबर सप्लाई, श्रम की पूर्ति का फलन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यह श्रम जो सेकंड नंबर पे इक्वेशन है वो क्या है, श्रम का पूर्ति फलन, अर्थात श्रम की पूर्ति भी। अब यहाँ पर यह देखना होगा जो लेबर सप्लाई है, श्रम की पूर्ति है, वो किसका फलन है, वो फलन है वास्तविक मजदूरी दर का। ओके, लेबर सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट, वास्तविक मजदूरी की दर। और वो कैसा फलन है, सीधा संबंध होता है इनमें। ओके, व्हेन द वेज रियल वेज रेट विल इंक्रीज, द सप्लाई ऑफ लेबर विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इक्वेशन है नंबर 3, इस इक्वेशन को कहा गया है श्रम की मांग का फलन, द लेबर डिमांड फंक्शन। लेबर डिमांड फंक्शन जो है वो भी फलन है वास्तविक मजदूरी दर का, लेकिन ये क्या है, विपरीत संबंध होता है इनमें। ओके, श्रम की मांग अथवा या रोजगार में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब देखिए इनको कैसे डायग्राम्स में एक्सप्लेन करते हैं हम, कैसे हमने समग्र उत्पादन फलन का वक्र बनाएंगे और कैसे हम लेबर सप्लाई फंक्शन और लेबर डिमांड फंक्शन को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। कीन्स के अनुयायियों द्वारा क्लासिकल उत्पत्ति व रोजगार के मॉडल को स्पष्ट करने के लिए निम्न फलनों का उपयोग किया गया है। फर्स्ट क्या है, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, समग्र उत्पादन फलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्लासिकल मॉडल को कंप्लीट रूप में पढ़ेंगे तो हमें लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई को देखना होगा, श्रम की मांग, श्रम की पूर्ति एक वक्र में बनेगा, एक डायग्राम में। फिर हमें उत्पादन फलन देखना होगा, फिर हमें मनी डिमांड को और मनी सप्लाई जो हम फिशर का क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी से लेंगे उस अकॉर्डिंग हमें चारों डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समग्र उत्पादन फलन क्या है, और समग्र उत्पादन फलन का हमने इक्वेशन तो देख लिया लेकिन इसका डायग्राम हमें भी देखेंगे। एक देश का समग्र उत्पादन जो होता है, समग्र उत्पादन वो किस पर निर्भर करेगा, श्रम और पूर्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देनी है कि जो कैपिटल है बच्चों वो क्या है, फिक्स्ड है, स्थिर है। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। पूंजी की मात्रा स्थिर होती है, ठीक है। क्लासिकल्स क्या मानते थे कि द लेवल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज बीइंग कैप्ट, हैज बीन कैप्ट कांस्टेंट। उत्पादन की तकनीक भी दी हुई है, देयर इज नो चेंज इन दी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। जनसंख्या भी स्थिर है। तो अब बात किन की हुई, जो लेबर का जो क्वांटिटी है, लेबर का जो अमाउंट है या जो उनकी क्वालिटी है उसमें चेंजेस के फलस्वरूप ही उत्पादन के मात्रा में परिवर्तन वांछित है। श्रम की उत्तरोत्तर अधिक मात्राओं के लगाए जाने पर उत्पादन की मात्रा उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार बढ़ती है, अर्थात रोजगार के बढ़ने पर श्रम की सीमांत उत्पत्ति घटती जाती है। अब इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, लेबर की क्वांटिटीज़ अगर आप जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो एक लेवल तक तो वो प्रोडक्टिविटी जो होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता किसकी, श्रम की, वो बढ़ती हुई होगी शुरू में। टीपी कुल उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन जो आपकी सीमांत उत्पादकता है वो धीरे धीरे घटती हुई होगी। अब आप इसमें एक डायग्राम देखेंगे जहाँ पर एक्स अक्षांश पे हमने रोजगार को लिया है और वाई अक्षांश पर हमने वास्तविक उत्पत्ति को लिया है, ठीक है। और ये आपका हुआ समग्र उत्पादन फलन, y इज द फंक्शन ऑफ k एंड n। फिर आप देखिए लेबर सप्लाई फंक्शन, श्रम का पूर्ति फलन, वास्तविक मजदूरी के बढ़ने पर
श्रम की पूर्ति बढ़ती है, लेकिन एक सीमा के बाद श्रम की पूर्ति वक्र या जो श्रम का पूर्ति वक्र है वो पीछे की ओर मुड़ने लगता है, बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। अर्थात वास्तविक मजदूरी के बढ़ने पर श्रम की पूर्ति घटने लगती है, क्योंकि श्रमिक विश्राम करना अधिक पसंद करते हैं। अब ये बहुत बेसिक है। द रियल वेज रेट, वास्तविक मजदूरी दर, और लेबर सप्लाई, श्रम की पूर्ति में पॉजिटिव संबंध है, धनात्मक संबंध है, क्योंकि लोग अपनी श्रम की पूर्ति कब देंगे? जब उनको हायर वेज रेट मिलेगा। तो जितना ज़्यादा वास्तविक मजदूरी दर का स्तर होगा उतना ही ज़्यादा श्रम के लिए पूर्ति ज़्यादा होगी। लेकिन एक लेवल के बाद, इन स्पाइट ऑफ एन एब्सोल्यूट, और वी कैन से इन स्पाइट ऑफ अ वेरी हाई रियल वेज रेट, द सप्लाई ऑफ लेबर विल स्टार्ट फॉलिंग। एक सीमा के बाद जब ऑप्टिमम लेवल या हम कहें अधिकतम स्तर आ जाता है श्रम के कार्य करने की क्षमता का, तो उसके बाद भले ही आप कितनी भी मजदूरी का स्तर बढ़ा दीजिए, उनकी कैपेसिटी टू वर्क, कार्य करने की क्षमता या शक्ति में कमी आ जाएगी, और फिर वो वर्क कर्व क्या हो जाएगा? बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। अर्थात हायर वेज रेट पर भी श्रम अपनी जो कार्य करने की जो पूर्ति है, सप्लाई करेगा अपने आप को, वो कम करने लग जाएगा। बट बेसिकली ये क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप का एक वक्र होगा, धनात्मक ढाल का वक्र होगा, लेबर सप्लाई कर्व। अब हम देखेंगे लेबर डिमांड कर्व के बारे में। श्रम का मांग फलन श्रम की वास्तविक मजदूरी और श्रम की सीमांत भौतिक उत्पत्ति के संबंध का सूचक है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर किससे संबंधित है? लेबर की डिमांड से। समग्र उत्पादन फलन, सपोज समग्र जो उत्पादन फलन, द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, वो क्या है? उसी से हम प्राप्त कर सकते हैं सीमांत उत्पादन फलन। ठीक है, यह कुल उत्पादन फलन का प्रथम अवकलन होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसे MPPN या MPPL भी कहते हैं। नाउ लुक इनटू द डायग्राम। इसके आप वक्र को देखिए। श्रम की मात्रा, लेबर डिमांड, को हमने x अक्षांश पर प्रदर्शित किया है, और वास्तविक मजदूरी दर तथा सीमांत भौतिक उत्पादकता श्रम की, इनको हमने लिया है y अक्षांश पर, y एक्सिस पर। और इन दोनों में रिलेशनशिप आप देखेंगे तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। आपका जो कर्व है वो ऋणात्मक ढाल का गिरता हुआ एक वक्र है, और इसे ही लेबर डिमांड कर्व कहा गया है। ओके, तो ये हुआ आपका 3 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, समग्र उत्पादन फलन, लेबर सप्लाई फंक्शन एंड लेबर डिमांड फंक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम होगा, फिर हम पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का इक्विलिब्रियम, और हम देखेंगे मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम, जहां पर एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी और एग्रीगेट सप्लाई फॉर मनी, मुद्रा के लिए समग्र मांग और मुद्रा के लिए समग्र पूर्ति वाला वक्र कंप्लीट देखेंगे, और फिर 8 इक्वेशंस जो फेमस है क्लासिकल मॉडल की, वो हमें देखनी होगी। Thank you so much for listening to this video.